हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिसेंटली हेल्ड सीजी सेट 2024 के फिजिकल साइंस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सॉल्यूशन सीरीज दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ गिवन वेक्टर इज। आपको एक वेक्टर गिवन है जिसके नेचर के बारे में आपको बताना है कि वो इररोटेशनल नेचर का है, रोटेशनल नेचर का है, या उसका नेचर एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा। और फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी सेड। यदि आपके पास कोई वेक्टर वी है, अगर उसका कर्ल 0 है तो हम बोलते हैं उस वेक्टर का जो नेचर है वो इररोटेशनल इन नेचर है। इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है उसका कर्ल 0 होता है। दूसरा, अगर उसी वेक्टर का कर्ल 0 नहीं है तो उसे हम बोलते हैं कि वो वेक्टर रोटेशनल नेचर का है, और इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि जो हमें वेक्टर दिया हुआ है इसका हम कर्ल निकालें, इस वेक्टर का अगर आप कर्ल निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस वेक्टर का जो कर्ल है दैट इज 0। इसका मतलब जो आपको गिवन वेक्टर है वो इररोटेशनल नेचर का है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन possess सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। यदि आपके पास कोई भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस px इंटू dy बाई dx प्लस qx इंटू y, जहां px और qx x के फंक्शन है, इक्वल्स टू 0। यदि x इक्वल टू x नॉट पे px और qx की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो आप बोलेंगे कि वो पॉइंट x नॉट उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, लीजेंडर, बसेल्स, हर्माइट और लेग्वेर। सबसे पहले हमें इन चारों ही इक्वेशन का फॉर्म मालूम होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे आपको अभी चारों ही इक्वेशन दिख रही हैं। जो पहला इक्वेशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्योंकि अभी जो हमने इक्वेशन अभी लिखी थी वो इस फॉर्म में थी, y डबल प्राइम प्लस पी एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो जो ये टर्म मिलेगा आपको, दिस इज पी एक्स और दिस इज क्यू एक्स। आप देखेंगे पी एक्स में जब आप एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि 2x अपॉन जैसी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो px की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। सेम इज विद qx। इसका मतलब लीजेंडर जो पॉलिनोमियल होता है उसके सिंगुलर पॉइंट होते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सेम विद बसेल फंक्शन, पहले आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आप देखेंगे x इक्वल्स टू 0 पर ये दोनों ही टर्म जो है px और qx वो इनफाइनाइट हो जा रहे हैं। इसका मतलब बसेल्स इक्वेशन के लिए x इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। लेग्वेर पॉलिनोमियल में भी सेम है, जब आप x से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा y डबल प्राइम प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई प्राइम प्लस n अपॉन एक्स वाई। जहां पर आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे आपको फिर से px और qx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट मिलेगी। इसका मतलब बसेल्स और लेग्वेर पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू 0 रेगुलर सिंगुलर जो सिंगुलर पॉइंट है। हर्माइट पॉलिनोमियल के केस में ऐसा नहीं है। हर्माइट पॉलिनोमियल क्योंकि उसका फॉर्म इस तरीके से होता है, y डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस 2ny इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे x इक्वल्स टू 0 पर px की वैल्यू क्या हो रही है, 0, इनफाइनाइट नहीं है। इसीलिए x इक्वल्स टू 0 हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए सिंगुलर पॉइंट नहीं है।
केवल जो दो इक्वेशन है वो है बसल्स और लेगवेर। लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल टू प्लस माइनस 1 सिंगुलर पॉइंट होते हैं, इसलिए आपके जो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन पजेस सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 0, तो जो करेक्ट आंसर है बसल्स और लेगवेर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन इज, एक आपको फंक्शन दिया हुआ, आपको उसका रेजिड्यू पता करना है। सबसे पहले इस फंक्शन को, जो ये सेकंड टर्म है, इस पे आप फोकस करिए। दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 1, आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जो आपका जो फंक्शन होगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है उसमें z इक्वल्स टू 1, दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर 1, और z इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके पास सिंपल पोल है तो उसके लिए रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला ये इस तरीके से दिया जाता है। अगर आपके पास nth ऑर्डर का कोई पोल है तो उसके लिए रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला 1/n-1 फैक्टोरियल इस फॉर्म में दिया जाता है। बस आपको अब सिंपली दो पॉइंट्स पे आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले z इक्वल्स टू 1, जो प्लस 1 है, वहां पर आपके पास सिंपल पोल है तो उसकी वैल्यू, रेजिड्यू की वैल्यू वहां पर आ जाएगी 1/4। सिमिलरली z इक्वल्स टू माइनस 1 पे आपकी जो रेजिड्यू की वैल्यू दैट इज -1/4, क्योंकि z इक्वल्स टू माइनस 1 सेकेंड ऑर्डर पोल है तो उसके लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन e टू द पावर माइनस ax इज, ये फोर्थ क्वेश्चन है। हमें मालूम है जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज 0 से इन्फिनिटी √2 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी fx sin sx dx। fx की जगह पे आपको e टू द पावर माइनस ax रखना है। इसके बाद ये एक बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम मैथमेटिकल फिजिक्स में यूज करते हैं, e टू द पावर ax sin bx। अगर इस तरीके को इंटीग्रल है उसकी वैल्यू होती है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। आपकी जो गिवन जो आपको प्रॉब्लम है उसमें e टू द पावर माइनस ax, मतलब a को आप माइनस a से रिप्लेस कर देंगे और b को आप s से रिप्लेस कर देंगे। जब आप 0 से इन्फिनिटी लिमिट में इसको कैलकुलेट करेंगे आपकी वैल्यू आएगी s अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। क्योंकि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में एक एडिशनल टर्म होता है √2 बाई पाई, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट विल बी √2 बाई पाई s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 2 into 2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। आपको मालूम है इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसका ट्रेस मतलब डायगोनल के सम की वैल्यू 2 है। तो इन चारों में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो और जिनका समेशन 2 हो। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप बस बेसिक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो आइगन वैल्यूज हैं 2 into 2 मैट्रिक्स की, तो उन दोनों का सम उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है, उन दोनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है डायमेंशन ऑफ टाइम। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। पहला तो आप जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आरसी सर्किट, एलआर सर्किट पढ़ते हैं, वहां पर हम इस तरीके के टर्म करंट और वोल्टेजेज में आते हुए देखते हैं, जैसे e टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। ये हम आरसी सर्किट में देखते हैं जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं
क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो भी पावर होगा वो डायमेंशन लेस होता है। तो अगर टाइम है तो आरसी जो होता है इसका भी डायमेंशन ऑटोमेटिकली टाइम का होता है, और हम कई बार पढ़ते भी कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी सर्किट का, आरसी के इक्वल। तो आरसी का जो डायमेंशन होता है दैट इज टाइम के बराबर। सेम एलआर सर्किट में भी जब हम कैलकुलेट करते हैं e टू द पावर माइनस टी एल अपॉन आर, तो जो एल अपॉन आर होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो टाइम के बराबर होता है। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आप चाह रहे थे कि आपको एग्जाम में और कोई तरीका, तो हमें मालूम है ई जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है अक्रॉस इंडक्टर दैट इज एल डी आई बाई डी टी, और जो v होता है दैट इज ओम्स लॉ से आई आर एल डी आई बाई। बस आपको डायमेंशनली दोनों को कंपेयर करना है, i और i दोनों के डायमेंशन सेम है। अब यहाँ बचा डायमेंशन ऑफ टाइम, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर, तो आप लिख देंगे r इक्वल्स टू एल अपॉन टी, तो टाइम का डायमेंशन हो जाएगा एल अपॉन आर। मैं ये इक्वेशन इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायमेंशनली दोनों को इक्विवेलेंट शो करने की शो कर रहा हूँ। तो आप दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ एक फंक्शन फाई दिया हुआ है एट 1 माइनस 1 माइनस 1 इज, कुछ नहीं, एक हमें मालूम है कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है अगर हम उसका ग्रेडियंट निकालें तो हमें उस फंक्शन जो सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन पता चल जाती है। दिस इज ग्रेडियंट ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो फंक्शन आपको गिवन है इस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि आपसे यूनिट नॉर्मल पूछा हुआ है तो इसी को क्या करेंगे, इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन बी आपको 6i माइनस जे माइनस 9 के अपॉन 118 अंडर रूट, ये आपको सही आंसर मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है आर टू द पावर एन, और आपको ग्रेडियंट फाई की वैल्यू पता करनी। हमें मालूम है ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में, आर कैप डेल अपॉन डेल आर, थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, प्लस फाई कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। क्योंकि हमें मालूम है जो हमारे फंक्शन है वो केवल आर पे डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो आपको केवल आर कैप डेल अपॉन डेल आर जो फर्स्ट टर्म है केवल उसका ही यूज करना है। किस तरीके से पढ़ेंगे हम आगे, आर कैप डेल अपॉन डेल आर आर टू द पावर एन, इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज एन आर एन माइनस 1 आर कैप। ऊपर और नीचे आप क्या करेंगे, दोनों ही जगह मॉड ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर और आर से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब जो मॉड ऑफ आर इंटू आर कैप ये आपको देगा आर वेक्टर, एक आर नीचे रह गया, ये जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा आर इंटू आर टू द पावर एन माइनस 2, तो आर वेक्टर इंटू एन आर एन माइनस 2, तो जो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में पूछा हुआ है। एक फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमें इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। ऊपर और नीचे इसी फंक्शन में ए से मल्टीप्लाई करें, 1 अपॉन ए को बाहर ले आए क्योंकि कांस्टेंट है, तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन जब आप देखेंगे, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ ए टी का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए टी। 1 अपॉन ए ऑलरेडी हमने कॉमन लिया था बाहर, तो 1 अपॉन ए साइन ए टी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉलो कर रहे हैं, कोलिनियर है या क्या है। सबसे पहले कोई भी अगर 3 वेक्टर दिए हुए हैं उनका डिटर्मिनेंट आप निकाल लें। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब तीनों ही वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 आ रहा है इस क्वेश्चन में जो तीनों वेक्टर से
यूज करके आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब तीनों ही वेक्टर कोलिनियर है। क्लासिकल मैकेनिक्स का सेक्शन यहां से शुरू हो रहा है। एसर्शन, if relativistic momentum of a particle is 2 times its non-relativistic momentum, then its velocity is √3c by 2. सेकेंड रीजन दिया हुआ है, relativistic momentum is gamma m naught v while non-relativistic momentum is m naught v. हमें मालूम है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए और जो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम गामा एम नॉट वी से एक्सप्रेस किया जाता है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एम नॉट इंटू वी, केवल गामा का फैक्टर होता है। अब आपको गिवन है कि जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो 2 टाइम्स है नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के, तो गामा एम नॉट वी इज 2 टाइम्स एम नॉट वी। बस गामा की वैल्यू आप रखेंगे 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ स्क्वायर करके 2 को नीचे ले जाएंगे, 1/v स्क्वायर सी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो आपको यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी √3/2c। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, और स्टेटमेंट जो 1 है इज द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक लैग्रेंजियन गिवन है, उसका हैमिल्टोनियन आपको पता करना है। बहुत विदाउट सॉल्विंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपको, क्योंकि यूजुअली बच्चों को मालूम है जब भी एक लैग्रेंजियन आपको गिवन रहे इस फॉर्म में, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस v, लैग्रेंजियन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन होता है वो आपको क्या मिलता है, p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के साइन में क्या साइन आ जाता है, प्लस साइन, और जो ये x डॉट स्क्वायर है ये किससे रिप्लेस हो जाता है, p स्क्वायर से, और m नीचे आ जाता है। बस आपको सेम रिप्लेसमेंट यहाँ करनी है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x डॉट स्क्वायर अपॉन 2x, और यूजुअली जो आप सिंपल लैग्रेंजियन लेते हैं उसमें क्या लिखते हैं, हाफ m x डॉट स्क्वायर। आप कंपेयर करेंगे तो m की जगह पे यहाँ पर क्या लिख दिया है, 1/x। बस आप ये m की जगह पे इस एक्सप्रेशन पे, हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन पे क्या रख दीजिए, 1/x, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। x क्योंकि ऊपर चले जाएगा, x px² 2 प्लस vx। इसको आप सॉल्व भी करेंगे आपको फिर भी सेम आंसर मिलेगा। कई बार टाइम बचाने के लिए आप बहुत इजीली एनालिसिस के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कंस्ट्रेंट के बारे में पूछा हुआ है। 2 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं मेनली, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट वो होते हैं जिन्हें आप इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे x² + y² इक्वल्स टू r²। ये इक्वेशन के रूप में आपने एक्सप्रेस कर दिया, इसका मतलब ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं जिनमें इनइक्वलिटी आ जाती है, मतलब आप उन्हें एग्जैक्ट इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, सेलेनोमिक और रियोनोमिक। ऐसी सभी इक्वेशंस जो टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं वो सेलेनोमिक इक्वेशन होती है। ऐसी सभी इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट होती है एक्सप्लिसिट, वो रियोनोमिक होती हैं। अब आप एक एक करके अगर मैच करेंगे तो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट एक्सप्रेसिबल एज इक्वेशन कनेक्टिंग पोजीशन एंड टाइम। होलोनोमिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जो पोजीशन और टाइम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेलेनोमिक टाइम पे डिपेंड नहीं करता और रियोनोमिक टाइम डिपेंड करता है। इसका मतलब होलोनोमिक के अंदर दोनों इक्वेशन आती हैं, और ऐसी इक्वेशन को आप इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो क्यू से मैच कर रहा है। देन जो सेलेनोमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं। रियोनोमिक क्या होते हैं, डिपेंड्स एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। अभी मैंने बताया था कि बिल्कुल टाइम पे जो इक्वेशन कंस्ट्रेंट इक्वेशन डिपेंड करती हैं वो रियोनोमिक होती हैं।
जो लास्ट वाला बचा, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट नॉट एक्सप्रेसिबल एज इक्वेशन कनेक्टिंग पोजीशन एंड टाइम। मैंने अभी बताया कि उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इज द बी। ए के साथ मैच कर रहा है क्यू, बी के साथ मैच कर रहा है एस, सी के साथ पी और डी के साथ आर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है 14th। एक लैग्रेंजियन दिया हुआ है, आपको उसके जनरलाइज मोमेंटम निकालने हैं, क्योंकि दो वेरिएबल का लैग्रेंजियन है, एक आर और थीटा। तो जो करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम होंगे वो एक आर वेरिएबल में होगा और एक थीटा। क्या होता है जनरलाइज मोमेंटम? डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आर है और यहाँ पर थीटा, तो एक एम आर डॉट एक मोमेंटम हो जाएगा, जनरलाइज मोमेंटम इन रेडियल कोऑर्डिनेट, और ये एंगुलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है 15 क्वेश्चन में, अ फिजिकल सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन। तो जब भी रोटेशन, कोई भी क्वांटिटी जो रोटेशन में इनवेरिएंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही क्वेश्चन पूछा गया होता कि इनवेरिएंट अंडर लीनियर ट्रांसलेशन, तो जो सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन रोटेशन की बात हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस हमेशा कंजर्व रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन, अल्फा डीके में पूछा गया कि जो टोटल क्रॉस सेक्शन होता है प्रोपोर्शनल एनर्जी के किस पावर के होता है? तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है 1/e² होता है अल्फा पार्टिकल के। तो ई स्क्वायर को अगर आप लिखेंगे e⁻², तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक यूनिट मास का पार्टिकल है, मतलब मास, पार्टिकल का मास क्या है? 1 यूनिट। पोटेंशियल आपको गिवन है और आपसे पूछा हुआ है कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए उस पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? सबसे पहले जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है √k/m। ये आपको मालूम है सिंपल स्मॉल ऑसिलेशन में। k की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? अगर आपको कोई आर्बिट्रेरी पोटेंशियल दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे? उस पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव निकाल लें। कहाँ पर? अबाउट मिनिमम, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। तो जो डबल डेरिवेटिव होता है वो आपको किसकी वैल्यू देता है? स्टिफनेस कांस्टेंट, जो k की वैल्यू होती है वो आपको वैल्यू कहाँ से मिलती है? उस पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव करें, कहाँ पर? अबाउट इक्विलिब्रियम। बस आपको पोटेंशियल दिया हुआ, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला, यहाँ से आप x⁴ की वैल्यू आपको b/a मिल जाएगी, उसका डबल डेरिवेटिव निकाला। देन यहाँ पर डिनोमिनेटर में x⁴ आ जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है x⁴ की वैल्यू। आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आपको 8a वैल्यू मिलेगी, किसकी? डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल की एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बस अब आपको फॉर्मूले में रख देना है √k/m की जगह k की जगह पर रख देंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ v। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी E है। कितनी मिनिमम एनर्जी आपको देनी है कि वो एस्केप वेलोसिटी, मतलब वो उस ऑर्बिट से एस्केप हो जाए? तो जब भी कोई भी जो प्लेनेटरी मोशन में अगर कोई भी सैटेलाइट अगर एस्केप होना चाहती है उस ऑर्बिट से, तो उसकी टोटल एनर्जी को आपको क्या करना है? 0 कर देना है। तो जो टोटल एनर्जी होती है जब सर्कुलर ऑर्बिट में, वो होती है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, और यहाँ से जो ये एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू -E_k। हमें टोटल एनर्जी कितनी करनी है? 0। अब आपको ऑलरेडी आपकी एनर्जी है -E_k, उसको आपको 0 करनी है। आप ऐसा क्या ऐड करेंगे उसमें कि आपकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए? तो आपको E_k एनर्जी उसमें ऐड करनी होगी। ऑलरेडी E_k काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी में आप E_k एनर्जी और ऐड करें,
तो आपका जो सैटेलाइट है वो स्केप हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 पार्टिकल है आपके पास, ये उनकी इनिशियल पोजीशन है, ये मास 1 2 3, 1 को आपने x1 डिस्प्लेस किया, 2 को x2 और 3 को x3। आपसे पूछा हुआ है कि अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। हमें पता है स्प्रिंग मास सिस्टम की क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए मास स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे था, x1 डिस्प्लेस हुआ, मास 2 यहां से x2 डिस्प्लेस हुआ। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में कितना है, x2 माइनस x1। तो पहली स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली x3 माइनस x2 क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सेकंड जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में मिलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 20। यूजुअली बच्चे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम पता होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और θ1 और θ2 एंगल है, तो दोनों ही डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो tan ऑफ θ1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ θ2 के बराबर होता है। सॉल्यूशन मैंने ये यहाँ किया हुआ। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22, आपको ओमेगा का रिलेशन दिया हुआ है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आपसे पूछा हुआ है कि ग्रुप वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होगी जब के की वैल्यू 0 हो जाए और के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। हमें पता है ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। ओमेगा ये आपको गिवन है, इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। बस आपको अब के की लिमिट एक में इनफाइनाइट रखनी है, एक में 0। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर से के को कॉमन ले ले, के और के कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा ये सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के की वैल्यू आप इन्फिनिटी करेंगे तो एम स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी 0, सी स्क्वायर का अंडर रूट सी, तो सी स्क्वायर से सी कट जाएगा तो यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी सी। तो मतलब जब इनफाइनाइट आपकी है तो ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा सी। के की वैल्यू आपको 0 करना है, ये इसको 0 कर देंगे यहाँ पर, तो एम अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो किसी भी डिनोमिनेटर में अगर आप इनफाइनाइट रखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो जब के की वैल्यू 0 हो तो ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जाएगी, के की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ग्रुप वेलोसिटी सी हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following 4 equations shows that magnetic field lines cannot start from a point nor end at point? हमें पता है जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है, जहां से हम ये सीखते हैं डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है उससे जाने वाला और आने वाला फ्लक्स क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब फ्लक्स नेट फ्लक्स 0 होता है। ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट से शुरू ना हो और दूसरे पॉइंट पर खत्म ना हो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप फॉर्म में हो, तभी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। सेम, अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाने लग जाए, किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स है दैट विल बी 0, और फ्लक्स हमेशा 0 नहीं होता है। हमें पता है ई डॉट डी एस जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो ये पहली इक्वेशन है ये बताती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, और दूसरी इक्वेशन बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप में होंगी। इसका मतलब वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे एंड नहीं होती। तो इक्वेशन 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे, ये एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है 1/2 पाई। आप इसको कंप्लीट एक्सप्रेशन देखना। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल, तो ऑप्शन 3
logarithmic ratio of outer and inner diameter and inversely as square root of dielectric constant. Option 3 is the correct answer. 3 and 4 भी हो सकता है क्योंकि ये logarithmic ratio of outer and inner diameter को सेपरेट इन्होंने दिया हुआ है, तो ये अब कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस आंसर को करेक्ट करता है, बट कंप्लीट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल ए डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी नॉट अलोंग जेड डायरेक्शन. हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए. आपको ये बताना है कि इन चारों ही इक्वेशन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट अलोंग जेड डायरेक्शन ना मिले. अब मैंने यहाँ पर दोनों अलग अलग ऑप्शंस को एक बार सॉल्व करके आपको दिखाया. ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का वाई कंपोनेंट कितना है, बी नॉट एक्स. तो आप कर्ल ए की जगह पे यहाँ पर रखेंगे तो ये है वाई कंपोनेंट, एक्स उसका 0 है, जेड इसका 0 है. इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी बी नॉट के. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, बी नॉट, और किस डायरेक्शन में, की डायरेक्शन. इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है. सिमिलरली आप बी को भी चेक करेंगे तो आपको सही मिलेगा. सी को आप देखेंगे तो आपको करेक्ट नहीं मिलेगा. डी में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बी नॉट बाई 2 के कैप. तो जो सी ऑप्शन है दिस इज श्योरली नॉट करेक्ट आंसर. ये मैंने यहां पर सॉल्व किया हुआ. दिस इज ऑप्शन सी, बी नॉट एक्स बाई 2 और बी नॉट वाई बाई 2. जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, y के रिस्पेक्ट में इसको रिस्पेक्ट 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा. तो ये नॉट इक्वल टू बी नॉट के. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगर आप ऑप्शन डी पे देखें, ऑप्शन डी पे आपको बी नॉट बाई 2 के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि कई लोगों को डाउट हो सकता है कि मैग्नीट्यूड बी नॉट बाई 2 है, बी नॉट नहीं है, इसलिए. क्वेश्चन नंबर 27. ए मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन. इस तरीके से इंसिडेंट कराया गया है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका 1 है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और इंसिडेंट कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है. सिंपल फॉर्मूला है n2 माइनस n1, जहां पर n2 है डाइलेक्ट्रिक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माइनस वैक्यूम अपॉन n2 प्लस n1. तो ये 1/5 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. 28. ये सिमिलर क्वेश्चन है. इक्विलिब्रियम, एक पोटेंशियल आपको गिवन है, आपसे पूछा हुआ है इफ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट r इज इक्वल टू r नॉट. r नॉट की वैल्यू आपको पता करनी है, और हमें पता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम डेल वी डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0. इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, तो डी वी अपॉन डी आर 0. बस आपको इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देना है, आपको मिल जाएगा r टू द पावर 6 इक्वल्स टू 8n अपॉन 2m. अब क्योंकि आपको सारे आंसर किस फॉर्म में दिए हुए हैं, r क्यूब, तो आप दोनों ही साइड क्या कर देंगे, क्यूब, मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे. तो यहाँ आपको मिल जाएगा r नॉट क्यूब, और 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो 2 अंडर रूट ऑफ n अपॉन m. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वांटम मैकेनिक्स सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 29. वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है √2/L 3/5 साइन 2 x अपॉन L, और इसका इंटरवल कहाँ से, 0 से L में, 4/5 साइन 4 x अपॉन L. अब इस पूरा जो वेव फंक्शन है मैंने उसको ब्रैकेट नोटेशन में लिख दिया है. 3/5 साइन 2, मतलब ये जो साइन 2 x अपॉन L √2/L, इसको मैंने साइन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड 4/5 साइन 4 को मैंने
साई 4 से रिप्रेजेंट कर दिया। जो आपका वेव फंक्शन है उसमें दो स्टेट हैं, एक तो साई 2 स्टेट है और साई 4 स्टेट। सबसे पहले पूछा हुआ है द पॉसिबल एनर्जी आउटकम्स। अगर आप इस स्टेट में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि दो एनर्जी पॉसिबल है, या तो पार्टिकल साई 2 स्टेट में हो सकता है या साई 4 स्टेट में। साई 2 स्टेट की एनर्जी है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एस कट स्क्वायर, एन की जगह पे 2 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि मैंने एच क्रॉस के टर्म में लिखा और यहाँ पर एच के, तो आपको एच क्रॉस की जगह पे क्या रख देना है, एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 ml स्क्वायर हो जाएगा एनर्जी ऑफ सेकेंड एनर्जी स्टेट। तो एक आउटकम क्या पॉसिबल है एनर्जी का ये। सिमिलरली E4 एन की जगह पे 4 रख देंगे तो दूसरी एनर्जी आपको जो पॉसिबल आउटकम है 2h स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है। एवरेज वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है P2 E2 प्लस P4 E4। P2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट 2। P4 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट 4। जो ये कोएफिशिएंट होते हैं उस वेव फंक्शन में आपको पता होगा नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन है। इनका स्क्वायर क्या बताता है, पार्टिकल के साई 2 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और इसका स्क्वायर बताएगा पार्टिकल के साई 4 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो P2 की जगह पे आप रख देंगे 9/25, P4 की जगह पे 16/25, E2 की जगह पे एनर्जी सेकेंड स्टेट की और E4 की जगह पे E4 स्टेट की। तो 73/50 एच स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर ये एक्सपेक्टेशन एनर्जी और ये E4 की वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। 32 क्वेश्चन नंबर। Lx ऑपरेटर क्या होता है हमें पता है, Lx इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो जो इसका एक्चुअल फॉर्म होता है दैट इज हम जो आप बुक में पढ़ते हैं माइनस आई एच कट, इस फॉर्म में आपको मिलता होगा। बस इन्होंने क्या करा है आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाता प्लस, तो ये एच कट अपॉन आई एज इट इज सेम एक्सप्रेशन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 असर्शन दिया हुआ आइगन फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन 1D बॉक्स। हमें मालूम है जो 1D बॉक्स में पार्टिकल का वही फंक्शन होता है वो क्या होता है, √2/L साइन n पाई x अपॉन L। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ये जो स्टेट होता है ये ऑर्थो नॉर्मल होता है, मतलब ऑर्थोगोनल भी होता है और नॉर्मलाइज्ड भी होता है। तो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो ये असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जितने भी आइगन स्टेट होते हैं 1D बॉक्स के ये सब क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल नेचर के होते हैं। और रीजन क्या दिया हुआ है 0 to L साई n स्टार साई m स्टार dx इक्वल्स टू 0। एक्चुअल में जो ये है इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो ऑप्शन बी जो रीजन है वो भी करेक्ट है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पूछी हुई है फ्री पार्टिकल की। ये जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है 3 डायमेंशन में, क्योंकि फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल कितना होता है 0। तो क्या बच गया अब आपके पास डेल स्क्वायर फाई माइनस एच कट स्क्वायर 2m को इक्वल्स टू किस साइड ले जाएं और फिर पूरा का पूरा टर्म उठा के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है वो एच स्क्वायर फॉर्म में दी हुई, तो एच कट की जगह पे आप एच अपॉन 2 पाई रख देंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन नंबर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टेट आपको दिया हुआ है। क्या एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, n+12 एच कट ओमेगा। और n कहां से शुरू होता है 0 1 2 3 4। अब आपको जो वेव फंक्शन दिया हुआ है कॉम्बिनेशन है, मिक्स स्टेट है सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की। ये नॉर्मलाइज फंक्शन है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम क्या है 1/4 + 3/4 इक्वल्स टू 1। एवरेज एनर्जी आपको पूछा हुआ है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है उस तरीके से आप निकाल देंगे। P2 E2 + P3 E3। P2 क्या है, पार्टिकल के स्टेट 2 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, उसका स्क्वायर है 1/4
P3 क्या है, पार्टिकल के थर्ड स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 3/4। E2 स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे 5/2 h कट ओमेगा। फिर थर्ड स्टेट में क्या रख देंगे, 7/2 h कट ओमेगा। और जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम 26/8 h कट ओमेगा। तो यहाँ पर 26/8 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, टू स्टेट क्वांटम सिस्टम आपको गिवन है, दो ऑब्जर्वेबल हैं ए और बी। जब आप ए को अल्फा 1 स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आपको A1 आइगन वैल्यू मिलती है, अल्फा 2 में अप्लाई करेंगे तो आपको A2 आइगन वैल्यू मिलती है। सिमिलरली बीटा 1 स्टेट में B1 और बीटा 2 स्टेट में आपको B2 आइगन वैल्यू मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेबल B। अब क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा हुआ है, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। सपोज अ मेजरमेंट इज मेड ऑफ ऑब्जर्वेबल A एंड अ वैल्यू A1 इज ऑब्टेन। इसका मतलब आपने एक ऑब्जर्वेशन करी और आपको पार्टिकल कहाँ मिला, पार्टिकल की कौन सी वैल्यू मिली, A1। इसका मतलब आपका सिस्टम कौन सी स्टेट में है, अल्फा 1 स्टेट में। ये आपके सिस्टम की इनिशियल वेव फंक्शन है। आपसे पूछा हुआ है इफ द ऑब्जर्वेबल B इज नाउ मेजर्ड। अब आप किसको मेजर कर रहे हैं, B को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू B1। स्टार्टिंग में आपका वेव फंक्शन कौन सी स्टेट में था, अल्फा 1 स्टेट में। अब फाइनली आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, B1 वैल्यू। इसका मतलब फाइनल जो सिस्टम आपका किस स्टेट में है, बीटा 1 स्टेट में। तो इसको हम बोल देंगे साई एफ। प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होगा, साई एफ साई आई के मॉड का होल स्क्वायर। तो साई आई क्या है आपका, इनिशियल फंक्शन है अल्फा 1, फाइनल है बीटा 1। तो यहाँ पर इस तरीके से अल्फा 1 अप्लाई करेंगे बीटा 1 पे, तो 3/5 अल्फा 1 और अल्फा 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस -4/5 अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाता है, क्योंकि ऑर्थोगोनल स्टेट है ये 0। आपको केवल क्या बचेगा 3/5, इसको स्क्वायर करेंगे 9/25 दैट इज 0.36। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल पूछा हुआ है। दिस इज n+12 h कट ओमेगा। इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे n+12 h कट की वैल्यू होती है h/2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 पाई म्यू, ये कट जाएगा तो n+12 h म्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द फ्री एनर्जी ऑफ ए फोटोन गैस इनक्लोज्ड। फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे केमिकल पोटेंशियल पूछा हुआ है। केमिकल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज del F अपॉन del N। N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्योंकि यहाँ पर ये N पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो जो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है फोटोन गैस के लिए 0। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन ए इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटोन गैस किसका एग्जांपल है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। हमें पता है जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू केमिकल पोटेंशियल टाइम्स एन। म्यू जब 0 है, अभी हमने देखा था कि जो फोटोन गैस के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है 0, तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एस्पिरेंट्स के बीच में जो रिसेंटली अपियर हुए इस एग्जाम में। कोई भी अगर आपका सजेशन है और आप उस सजेशन के बारे में श्योर हैं तभी आप कमेंट्स में अगर आप कोई सजेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। अपने मार्क्स भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाए कि कट ऑफ कितना जा सकता है। मेरे हिसाब से अभी जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे तो ऑल क्वेश्चंस वेयर इन इजी कैटेगरी। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत टफ हो। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जो आउट ऑफ द लीग था, जो
कंस्ट्रेंट के ऊपर पूछा हुआ था, क्योंकि यूजुअली बच्चे थियोरेटिकल एनालिसिस या थियोरेटिकल स्टडी नहीं करते क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो वो क्वेश्चन एक थोड़ा फंसने वाला था। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है अभी तक के जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।